नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू कैरियर में। और इस वी एडू कैरियर में फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो पिछली क्लास को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने किस किस तरह से अपनी योजनाएं बनाई, जिसमें उन्होंने रैयतवारी महलवारी व्यवस्था वगैरह को लागू किया। उसमें आपने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे उनके जो गांव हैं वो सारे गांव खाली होने लग गए, अंग्रेज़ सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ने लग गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये पाया कि अंग्रेज़ सरकार जिस तरह के नीति नियम वगैरह को लागू कर रही थी, उसके बावजूद वो असफल नज़र आ रही थी। यानी उसे बार बार अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उसने बार बार अपने योजनाओं में परिवर्तन किया ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, ताकि वो अपने योजना को फलीभूत कर पाए, वो जो चाहती थी उस लक्ष्य तक वो पहुंच पाए। तो इसमें हमने मुनरो की व्यवस्थाएं भी देखी थी। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम जो देखने जा रहे हैं, हम जिस बिंदु को सबसे पहले पढ़ेंगे वो है यूरोप के लिए फसलें। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें अंग्रेज़ सरकार ने केवल और केवल लगान पर, कर पर, टैक्स पर ध्यान दिया कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर किस तरह से प्राप्त कर पाएगी, ताकि भारत पर जितना खर्च हो रहा है, भारत पर जितना व्यय हो रहा है, उस व्यय का भार अंग्रेज़ सरकार पर ना पड़े। ऐसी बात को सोच करके ही अंग्रेज़ सरकार ने अपनी ये नई नई नीतियाँ, नई नई योजनाएं लागू की। लेकिन ये योजनाएं सारी फ्लॉप हो गई, ये सारी योजनाएं फेल हो गई। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल पर। और फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ही अपना चैनल जो है वो प्रमोट हो पाएगा। और फ़िलहाल मैं आपके लिए जो कोशिश कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स फाइट करते हैं उन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें, यानी कुल मिलाकर के हिस्ट्री जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसी हिस्ट्री के विषय को मैंने सबसे पहले चुना, इसलिए ही चुना क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अभी सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो वैसे तो फ़िलहाल मैं भी आप ही की तरह एक कॉम्पिटिटर ही हूँ, लेकिन अगर हम सब मिल कर के कुछ अच्छा कर पाएँ या हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ तो एक इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और इसके लिए यूट्यूब ने जो हमें चैनल या हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध करवाया है, वो प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हमें उठाना भी चाहिए। तो फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप सब अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आप आज की इस क्लास को, जिसमें यूरोप के बारे में फ़सलों के लिए दिया गया है कि यूरोप के लिए कौन सी फ़सलों का उत्पादन करना शुरू किया गया। तो जब अंग्रेज़ों ने अलग अलग योजनाओं को लागू किया, अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग नियमों को लागू किया, तो उन्होंने पाया कि उनकी योजनाएं, उनकी जो नीतियां हैं वो फ्लॉप हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें उनका व्यय बढ़ रहा था लेकिन आय नहीं बढ़ रही थी। उनकी जो इनकम है वो इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। यानी जिन फसलों की ज़रूरत यूरोप में है, ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज़ सरकार उन तरह की फसलों का उत्पादन शुरू कर दे ताकि यूरोप को किसी और जगह से किसी फसल का या किसी तरह के संसाधन का आयात ना करना पड़े, किसी तरह के खाद्य पदार्थ वगैरह का या व्यापारिक फसल का आयात ना करना पड़े। तो 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। ये दो महत्वपूर्ण फसलें हैं, अफ़ीम और नील। इनकी खेती करने पर पूरा जोर लगा, यानी उनको मजबूर करना, उनके लिए अलग अलग लाभ देने वाली योजनाएं लागू करना ताकि किसान जो है वो खुद भी रुचि लेने लगे उन चीज़ों में। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, क्योंकि अंग्रेज़ अलग अलग भागों में जब इस तरह की फसलों को बोने के लिए मजबूर करेंगे तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, कि अगर कोई स्थान विशेष किसी फसल के लिए महत्वपूर्ण है तो अंग्रेज़ सरकार उस जगह पर उस फसल को उगवाना पसंद करेगी ताकि उसका जो व्यय है उस फसल पर वो कम से कम हो और उससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो इन फसलों में बंगाल में उसने पटसन बोना शुरू किया, खेती करवाना शुरू किया। असम में चाय की खेती, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश कहलाता है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। इस प्रकार से अंग्रेज़ सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग फसलों का निर्धारण कर दिया
ताकि उनका उत्पादन इससे प्रभावित ना हो। यह कैसे किया गया कि अलग अलग भाग में किस किस भाग में कौन कौन सी फसल बोई जाए। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें कि उन्होंने अलग अलग तरह की जो फसल अलग अलग क्षेत्रफल में बोनी शुरू की या उसकी पैदावार करना शुरू करवाया, उसके पीछे रीज़न क्या था, तरीका क्या था, किस तरीके का उन्होंने प्रयोग किया। अब यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है उस चित्र में दिखाया गया है कि एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का जो कि भारत में छपता था, और मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में जो छपने वाला है। तो एक बात है 20वीं सदी की और ये है 19वीं सदी की। यानी इससे आप नील का जो प्रयोग है उस नील के प्रयोग को समझ सकते हैं कि इसमें जो कलर दिखाया गया है, ब्लू कलर का जो सबसे ज़्यादा कलर दिखाया गया है, वो ब्लू कलर इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर नील की खेती का उत्पादन या नील की खेती जो है वो ज़्यादा मात्रा में की जाने लगी थी। तो ऐसे में नील की खेती जब ज़्यादा मात्रा में होने लगी तब अंग्रेज़ सरकार को यहीं पर छपाई करवाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होने लग गई। तो क्या रंग का भी कोई इतिहास है, जो इतिहास में अभी हमने देखा चित्र 5 और 6 में उसके बारे में कि उसका इतिहास क्या कहता है। आखिरकार इस नील की खेती के पीछे क्या रीज़न था, क्यों अंग्रेज़ों ने नील की खेती और अफ़ीम की जो खेती है उस खेती पर ज़्यादा जोर दिया। तो चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। अब इन छापों का महत्व क्या है, इन छापों के बारे में यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो दोनों छापे हैं, दोनों ही छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इस तरह से नीले रंग का प्रयोग जब बढ़ा या नील की खेती जब हमने करनी ज़्यादा शुरू कर दी, हमसे ज़बरदस्ती करवाई गई, तो ऐसे में नीले रंग का प्रयोग जो है ना वो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया। तो नीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? क्योंकि इससे पहले तक उसमें दो चीज़ें दिखाई गई, एक 19वीं सदी और एक 20वीं सदी। 20वीं सदी में भारत में ज़्यादा नीले कलर का प्रयोग हो रहा है, छपाई का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नील की खेती की जाने लगी थी। तो इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। यानी 19वीं सदी में जब भारत हमारे यहाँ पर नील का उत्पादन होने लग गया था, तो भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था। किसका? नील की खेती का या नील उत्पादन करने वाला। और इसी वजह से आने वाली 20वीं शताब्दी में भारत में ही वो छापे जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में उनका प्रयोग होने लग गया, क्योंकि यहाँ से सीधी मात्रा मतलब सहूलियत जो थी वो किसकी? नील की। और ऐसे में सीधे जब यहीं छपाई करवाई जाने लगेगी तो उस पर आय व्यय का खर्च घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो भारतीय नील की मांग ज़्यादा क्यों थी उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगता है, जो कि भारत के लिए एक बिल्कुल सटीक भौगोलिक परिस्थिति है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ ज़्यादा होती है। तो जाहिर तौर पर नील की जो खेती है वो नील की खेती भी ज़्यादा मात्रा में या आसानी से हो जाएगी। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। यानी उसकी अच्छी कीमत जो है उस नील की वो उस समय 13वीं शताब्दी में मिल रही थी, क्योंकि उस 13वीं शताब्दी तक भारतीय जो नील है उस भारतीय नील का उत्पादन भी कम था और यहाँ से विदेश में जाने वाली नील की मात्रा भी कम थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊँची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी नील के पौधे के अलावा अगर किसी और फसल की या किसी और पौधे की बात की जाए जिससे नीले रंग को प्राप्त किया जाता था, वो नाम क्या है? वोड। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, जो कि इंग्लैंड वगैरह के लिए सहूलियत है या वहाँ के लिए एक सटीक भौगोलिक परिस्थिति है, तो इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी तथा ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था।
नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी भारत में जो नील का पौधा उगाया जा रहा था और उससे जो नील का उत्पादन हो रहा था, उसकी वजह से वो जो विदेशी राष्ट्रों में वुड का पौधा या वुड का उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वो इस भारतीय नील का प्रयोग कम कर दें या उसका आयात कम कर दें, क्योंकि ऐसे में नील जो है वो सस्ती और ज़्यादा प्रभावी पौधा माना गया। लेकिन वुड जो है वो महंगा था, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में उसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता था जितना उष्ण कटिबंध में नील के पौधे का होता था। तो ऐसे में नील जो है वो कड़ी टक्कर दे रहा था वुड के पौधे को, जिससे वुड उत्पादकों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। आगे देखिए क्या कहा गया है कि ऐसा होने के बावजूद मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि उसमें आसानी ज़्यादा थी। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया भी गया है कि 19वीं सदी में ये जो कलर दिखाया गया है मॉरिस चित्र 6 में मॉरिस कॉटन वाला छापा, जिसमें चमक उतनी नहीं है। लेकिन जो 20वीं सदी में चित्र 5 में जो भारतीय नील के पौधे से की गई छपाई है, उसमें आप देख पाएंगे कि साफ साफ तौर पर एक क्लियरिटी है। तो इसी वजह से नील की खेती का उत्पादन ज़्यादा करवाया जाने लगा, क्योंकि इसकी मांग भी ज़्यादा थी। तो नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते, ये 13वीं सदी की बात हो रही है, तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, ताकि सरकार उन पर कम आयात शुल्क वगैरह लगाए और नील जो है वो सस्ते में उनको वहाँ उपलब्ध हो जाए। और ऐसे में वहाँ के उत्पादकों को या वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा क्या होगा कि सस्ते में नील उपलब्ध होने की वजह से एक तो उसकी चमक ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और सस्ती भी मिलेगी। तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, और इसी लाभ के चक्कर में उन्होंने नील का आयात अधिक मात्रा में करने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव बनाया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। यानी भारतीय नील को टक्कर देने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर भी नील की खेती करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, क्योंकि 18वीं सदी में जो है वो औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे में उसका प्रभाव क्या पड़ा, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का होने का प्रभाव क्या पड़ा कि अब मशीनों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होने लगा, और जब मशीनों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होगा तो कपड़ा भी ज़्यादा मात्रा में तैयार होगा। तो ऐसे में नील की मांग भी बढ़ जाएगी और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। यानी नील को टक्कर अगर कहीं से दी जा रही थी तो वो कहाँ से, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से। कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से जो आपूर्ति की जा रही थी नील की, उसमें वो अनेक कारणों से बंद हो गई। तो 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया, और इस पर सीधा बोझ किस पर पड़ा, इसका आकर के भारत पर। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, जो सीधा सीधा क्या था, भारत। कि आप भारत में आइए, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, आप नील का उत्पादन बहुत आसानी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो यह नील कहाँ से मिल सकती थी, भारत से। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी कि भारत में आखिरकार केवल व्यापार के उद्देश्य से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्यों इतनी रुचि लेने लग गई। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी कि आखिरकार भारत में नील की खेती को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आने वाली जो नील थी उसमें कड़ी टक्कर मिल रही थी, या उसका उत्पादन अब धीरे धीरे कम होने लगा था। तो ऐसे में भारतीय जो उपनिवेश है, उस भारतीय उपनिवेश में अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करवाना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी।
बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, जो 1810 में ब्रिटेन आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी 30% से बढ़ कर के वो अब कितना हो गया था, 95%। और ये जो 95% हिस्सा है, ये 95% हिस्सा इस बात को साबित करता है कि भारतीय नील की मांग आखिरकार विदेशों में कितनी बढ़ गई थी। इसी वजह से भारतीय नील पर जोर ज़्यादा दिया गया। तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि उस समय उनको सीधा सीधा मुनाफा किस में नज़र आ रहा था, नील की खेती में। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहने लगे, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो आमदनी नज़र आ रही थी वो किस में नज़र आ रही थी, नील की खेती में। कि अगर नील की खेती की जाएगी तो हमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा और सीधे तौर पर उस उत्पादन का फ़ायदा हमें आर्थिक लाभ के रूप में होगा। तो नील की खेती होती कैसे थी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। जिसकी ज़मीन है वही व्यक्ति वहाँ पर खेती भी करेगा। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये तो क्या हो गया, निज खेती। और दूसरा जो रैयती तरीका है उसमें क्या था, मतलब एक तो था नील की खेती का निज तरीका जिसमें ज़मीन का मालिक ही ज़मीन पर नील की खेती कर रहा है, और दूसरा था ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेना या उस पर मज़दूरों को लगाकर नील की खेती करवाना। तो एक तो मालिक खुद नील की खेती का उत्पादन कर रहा है और एक कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ज़मीन को किराए पर ले लेता है या भाड़े पर ले लेता है और उसके बाद उसमें किसी दूसरे मज़दूर को किन्हीं दूसरे मज़दूरों को लगा काम पर लगा करके नील का उत्पादन कर रहा है। तो ये तो हो गया रैयती और ये हो गया निज नील की खेती। ये दो तरीके नील की खेती के लिए उस समय प्रसिद्ध माने गए। यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। चीनी का इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। तो अब नील की खेती करेगा कौन, मज़दूर कहाँ से आएंगे। इसलिए वहाँ पर ये सब कंडीशन होने के कारण, ये सब परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के कारण नील की जो खेती है उस पर प्रभाव इस चीज़ का पड़ा। निज खेती की समस्याएं क्या हैं, जिसमें मालिक खुद खेती कर रहे हैं। तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और उस एक ही जगह पर बार बार नील की खेती करने से हो क्या रहा था, ज़मीन बंजर हो रही थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत से भी ज़्यादा उसी समय मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी ये नील की खेती में आने वाली एक समस्या है क्या, कि एक तो उपजाऊ ज़मीन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी और दूसरा उसमें लगे हुए जो मज़दूर हैं उन मज़दूरों की, यानी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं नील को लेकर के, वो भौगोलिक परिस्थितियां नील के लिए और कपास के लिए दोनों, नील के लिए और धान के लिए दोनों के लिए एक समान है कि जिस समय नील की फसल का
फल प्राप्त करना है, उसी समय धान जो है उसमें भी मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें भी ध्यान ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों में टकराव पैदा हुआ और लोग धान की खेती को ज़्यादा महत्व देने लगे, क्योंकि वो खाने के भी काम आ रहा था और व्यापारिक फसल के रूप में भी था। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी और इस प्रकार 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती, यानी इतनी बड़ी मात्रा में बैल उपलब्ध हो पाना नामुमकिन जैसा था। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। तो ये टकराव उस जगह पर पैदा हुआ कि आखिरकार चावल की खेती को महत्व दिया जाए या नील की खेती को, क्योंकि चावल जो है वो खाद्यान्न फसल के साथ साथ व्यापारिक भी है और नील केवल व्यापारिक फसल है। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे, क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर मालिक खुद खेती नहीं कर सकता, उसे मजदूरों की आवश्यकता तो पड़ेगी। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी, जिसमें कोई व्यक्ति उस ज़मीन को किराए पर या भाड़े पर ले लेगा और या तो वो किराए पर मजदूर ला कर के उस पर काम करवाएगा, या कोई व्यक्ति अगर खुद मालिक है भी, ज़मींदार वगैरह बनकर बैठा है, तो भी वो मजदूर किराए पर या भाड़े पर लाएगा। यानी जो निज खेती थी उसमें और रैयती खेती में यही बड़ा फ़र्क था कि काम करने वाला भी वही है, ज़मीन का मालिक भी वही है। लेकिन रैयती ज़मीन में ज़मीन किसी और की है, काम कोई और कर रहा है। बीघा क्या है? बीघा ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। इसको बीघा कहा गया, यानी करीब 1/3 एकड़ जो है उसको 1 बीघा माना गया। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती, जिसमें बताया गया कि मजदूर वगैरह को भाड़े पर लाया जाएगा। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, जिसमें कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिलता था कि आप खेती नील की पहले करेंगे, बाकी फसलों की बाद में। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। यानी अगर कोई किसान गरीब है और उसे फसल का उत्पादन करने के लिए बड़ा भूभाग अगर है और उसे फसल का उत्पादन करने के लिए उधार चाहिए, ब्याज पर रकम चाहिए, तो उसमें क्या कहा गया कि उसका 25% जितना आप उधार लोगे उसका 25% ज़मीन पर, मतलब जितनी टोटल आपके पास ज़मीन है उधार लेने पर आप उस ज़मीन कुल ज़मीन का 25% क्षेत्रफल पर क्या करेंगे? नील की खेती। मान लो आपके पास 100 बीघा है तो 25 बीघा ज़मीन पर आप क्या करेंगे? नील की खेती ही करेंगे। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा किसका था? काश्तकार के ऊपर, यानी जो किसान या मजदूर उस खेत में काम कर रहे हैं। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी और रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा घूमता था, तब क्या होता था? तब वही चक्र शुरू हो जाता था। कौन सा? जो पहले चल रहा था कि आप उधार लेंगे तो आपकी अगर ज़मीन 100 एकड़ है तो आपको 25% ज़मीन पर क्या करना पड़ेगा? नील की खेती का उत्पादन करना पड़ेगा। जो किसान पहले इन कर्ज़ों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्ज़ों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, यानी मिट्टी को एक तरह से वो बंजर बना देती थी। तो ऐसे में अगर एक बार किसी जगह पर नील की खेती की गई तो उसका परिणाम क्या होगा कि एक बार नील की खेती करने पर उस ज़मीन पर दूसरी कोई फसल आप नहीं बो पाएंगे। नील की कटाई के बाद वह
धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे में ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों पर नील की खेती करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे, हिचकिचा रहे थे। चलिए इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर ही देते हैं। आगे जो है नील विद्रोह और उसके बाद का समय बताया गया है कि आखिरकार नील विद्रोह क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि उसमें अनेक तरह की परेशानियां थी, ज़मीन को बंजर भी बना रही थी, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। बैल वगैरह जो हैं वो लोग भात या उसमें चावल की खेती में काम लेंगे या नील की खेती में, ये भी समस्या उनके सामने नज़र आ रही थी। फिर 25% भाग पर अगर आप उधार लेकर के फसल उत्पादित करना चाहते हैं, फसल बोना चाहते हैं, तो 25% भाग पर आपको नील की खेती ही करनी पड़ेगी। ये सारे जो नीति नियम उस वक्त लागू किए गए वो भी समस्या का बड़ा कारण थे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि जो व्यक्ति बागान मालिकों के लिए काम करेगा वो समाज में बाकी लोगों के साथ बैठने उठने लायक नहीं रहेगा। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। यानी ना तो वो खुद की ज़मीन पर नील की खेती करेंगे और ना ही किसी दूसरे की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए जाएंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। आपकी भूमि की उर्वरता भी उससे कम हो रही थी, बिक्री वगैरह में भी पैसा उतना नहीं मिल रहा था जितना वो लाभ कमा रहे थे। तो सारी चीज़ें थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। यानी दबने वाले लोग या शोषण जिनका हो रहा है वो व्यक्ति या वे लोग हमेशा बगावत नहीं करते। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जैसा नील के समय में भी देखने को मिला। तो 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है, क्योंकि परेशान तो वे लोग भी थे। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे कि वो किराए पर या भाड़े पर ज़मीन लेंगे, उस पर मजदूर वगैरह लगाएंगे और अपनी नील की खेती वगैरह करते रहेंगे। तो ऐसे में भले ही उनको किराया मिल रहा था लेकिन उसकी जो उर्वरता है या उसका जो उपजाऊपन है ज़मीन का, जिस ज़मीन पर नील की खेती की जा रही है वो तो नष्ट हो रहा था ना। तो नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि आने वाले समय में अगर नील की खेती इसी तरह से चलती रही तो शायद 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह एक और हो जाए। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। हालांकि ये नोटिस इस बात के लिए नहीं था, उन्होंने केवल इतना कहा था कि मजबूर नहीं किया जाएगा। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा भी। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, क्योंकि अगर बागान मालिकों को नुकसान होता तो सीधे तौर पर नील की फसल को भी नुकसान हो सकता था, जो कि सरकार कभी नहीं चाहती थी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक
नील आयोग बना। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी आप उधार देंगे तो 25% ज़मीन पर आप नील की खेती करने के लिए बोलेंगे, और जिस जगह पर पहले नील की खेती की जा रही थी वो कैसी हो गई, बंजर, तो आप फिर से एक नया क्षेत्रफल उस खेत में ढूंढेंगे। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी जो उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हुए या उस कॉन्ट्रैक्ट को हटाते हुए उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है वो व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वे लोग नील की खेती करें ही। और ये नोटिस क्या कहता था, तो इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया, जबकि वो जो था वो केवल एक बगावत को शांत करना चाहता था, ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो जाए, दोबारा लोग फिर से ना भड़क जाएं। जैसे जैसे विद्रोह फैलता, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़ते। माफ़ कीजिएगा। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी फ़िलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध उनका हो रखा है उस अनुबंध के अनुसार उनको पालन करना पड़ेगा, वाक्य को, बात को मानना पड़ेगा। आगे अगर वे चाहें तो इसको समाप्त कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागवानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था, और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के लिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन गया कि चंपारण आंदोलन किस विषय में था, तो नील की खेती के विषय में। किससे जुड़ा हुआ है, गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आगे वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन के विषय में कुछ बताया गया है, और आगे हैं क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो हैं इनका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इनमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको ज़रूर आप याद करके जाएं। वैसे तो आप सब डेस्क वर्क से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहे होंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अलविदा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें। और एक बार फिर से अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक शेयर मेरे कई सब्सक्राइब बढ़ा सकता है। फ़िलहाल धन्यवाद। थैंक यू।